हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 1 का जो 6 चैप्टर है इसको देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप इसका प्रीवियस पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा तो चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। जो हमारा 6 चैप्टर है इसका नाम है भारत की विदेश नीति एक सिन्हावलोकन। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 1962 में भारत और चीन के बीच जो सीमा संघर्ष हुआ था, सीमा विवाद हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित नेहरू ने 1954 में चीन के साथ तिब्बत के प्रश्न पर क्या था कि 1954 में जो चाइना है इसने तिब्बत पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। जो तिब्बत है इसको अपना क्षेत्र माना था। तो इस पर भारत ने जो है चीन की ये बात मान ली। चीन के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए इस चीज़ को मान लिया और चीन के साथ एक समझौता किया। इसी समझौते को पंचशील का सिद्धांत या पंचशील समझौता भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत 5 सिद्धांत थे। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही न करना, एक दूसरे के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास। ये 5 सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत थे, जिसको चाइना ने नहीं माना और 1962 में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ था कि भारत ने तिब्बत को चीन का अधिराज्य मानकर तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया। इस बात को हम जो है भारत की दोस्ती बोल सकते हैं, या हमारे जो नेता थे उस टाइम के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी राजनीतिक भूल भी बोल सकते हैं। ये जो है मतलब बिना किसी कंडीशन के तिब्बत को चाइना के हवाले कर देना, ये हमारे नेता की एक राजनीतिक भूल थी। उन्होंने क्या किया था, किसी भी विचार विमर्श किए बिना या किसी भी लाभ की इच्छा किए बिना चाइना को तिब्बत का जो है पूरा अधिकार दे दिया और तिब्बत से अपना विशेष अधिकार जो है त्याग दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने भारत से विचार विमर्श किए बिना तिब्बत पर जितना भी भारत का प्रभाव था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और तिब्बत को क्या बना लिया? तिब्बत को अपना अभिन्न अंग बना लिया। ठीक है, और तिब्बत की जो स्वतंत्रता है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। चीन ने तिब्बत के विभिन्न जगह पर छापेमारी की, ठीक है, ताकि अगर भारत का किसी भी प्रकार का प्रभाव तिब्बत में अगर रह रहा हो उसको पूरी अच्छी तरीके से जो है समाप्त कर दिया जा सके। और चाइना ने अपनी जो सैनिक टुकड़ियां हैं वहाँ पर जो है स्थापित कर दी। उसी समय से भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, में अपनी सैनिक चौकियाँ जो है चीन ने स्थापित कर दी। 23 मार्च 1924 को भारत ने तिब्बत के विषय पर चीन के साथ समझौता किया और तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को जो है भारत ने स्वीकार कर लिया, जिसके कारण भारत में उत्तर और पूर्व में स्थित अपनी सेना के साथ साथ सारे क्रियाकलाप जैसे टेलीफोन सेवाएं, वाणिज्यिक और डाक सेवाएं भारत ने जो है वहाँ से हटा ली। भारत ने 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू के काल में चीन के साथ जो समझौता किया, वास्तविक उसका मतलब भारत ने चीन के साथ पंचशील का जो समझौता किया था, इसका मतलब था प्रादेशिक अखंडता की रक्षा, संप्रभुता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाना, अनाक्रमण, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना। पर चीन ने ऐसा नहीं किया।
पंचशील का जो सिद्धांत था वो विस्तारवादी नीतियों को रोकना था। पर चीन का जो प्रयास था, चीन जो कर रहा था, उसके जो एक्शन थे, इससे ये पता चल ही रहा था कि भारत ने चीन की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक कृत्रिम प्रयास किया है। चीन के लिए पंचशील का जो समझौता हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं था। इसका प्रमाण था, अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो इसका प्रमाण था अक्साई चीन में सेना की चौकियां बनाना, सिकियांग क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना, भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित चौकियों पर हमला करना। ये सारा कुछ किसने किया था? चाइना ने किया था। पंचशील के समझौते का चाइना के लिए कोई मतलब नहीं था, वो बस एक दिखावा कर रहा था, एक दिखावा मात्र था। चीन ने शुरू में ही भारत के उत्तर पूर्व सीमा प्रांत को अपने नक्शे में दिखाया था, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि चीन भारत के साथ दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती का नाटक कर रहा था। जब चीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में गोलीबारी कर रहा था, तब जो संसद के सदस्य थे उन्होंने 1957 में जो है इस बारे में पंडित नेहरू से जो है क्वेश्चन पूछे थे। तो नेहरू ने इस शंका को निर्मूल बताया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, चीन और सोवियत संघ के साथ भारत का जो है अटूट रिश्ता है, दोनों की अच्छी दोस्ती है। और वैसे भी भारत के उत्तरी भाग में हिमालय श्रृंखला है, जिससे चीन भारत पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं कर सकता। पर इसके 2 साल बाद ही क्या हुआ? इसके 2 साल बाद नेहरू जी को संसद में जो सवाल पूछे गए थे उसका जो उत्तर है वो खुद ही मिल गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1962 में चीन ने सीमावर्ती क्षेत्र की सभी भारतीय चौकी पर कब्जा कर लिया और बहुत से भारतीय सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। उस समय भारत में अमेरिका के राजदूत थे भारत में, जॉन केनेथ, इन्होंने भारत की निस्सहायता का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि जो भारत की वायुसेना है वो बहुत ही कमज़ोर थी। तिब्बत के हवाई मैदानों से गंगा के मैदानी इलाकों के शहर में पहुंचना बहुत ही आसान काम था, पर भारत के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह चीन को जो है इसका करारा जवाब जो है दे सके। और तिब्बत के पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं थी और अमेरिका के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वो इंडिया की मदद कर सके और इंडिया की जो सुरक्षा है उसको बहाल कर सके। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि चीन ने भारत की मित्रता का मजाक उड़ाते हुए उस पर आक्रमण किया, पर अमेरिका इसलिए चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसके पास कोई ऐसा अवसर ही नहीं था, या फिर जो भारत है उसकी सैनिक गठबंधन का क्या था, सदस्य नहीं था। सैनिक गुट का जो सदस्य है वो भारत नहीं था। पंडित नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, ये हम सबको पता है। भारतीय हितों की रक्षा के लिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता, जो भारतीय सुरक्षा है या भारत का जो हित है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर नेहरू जी चाहते तो जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसको लचीला बना सकते थे। उस समय अमेरिका चीन से जो है पूरी तरह से खफा था, चीन के विरुद्ध था। अमेरिका ने 1962 के बाद भारत की जो हेल्प की थी, अगर भारत के नेता चाहते तो वो मदद 1962 के पहले भी हो सकती थी और चाइना जो है भारत पर आक्रमण नहीं करता और गुटनिरपेक्षता की नीति की इस तरीके से खिल्ली ना उड़ाई जाती। भारत पर आक्रमण के समय सोवियत रूस के साथ ये प्रश्न था कि जो सोवियत रूस है एक तरफ मित्र था, एक तरफ भाई था। भाई मतलब चीन, क्योंकि सोवियत संघ भी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था और चाइना भी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो एक तरफ भाई यानी कि चाइना था और दूसरी तरफ जो है दोस्त यानी कि भारत था। अब सोवियत रूस के पास ये था कि वो किसकी मदद करे, अपने भाई की या फिर अपने मित्र की। भारत के जो विदेश मंत्री थे कृष्ण मेनन, जो राधा कृष्ण मेनन जी थे, उन्होंने जो है मित्र को भाई से ऊपर बताया था। 1954 में चीन ने तिब्बत में हस्तक्षेप किया।
उस समय जब 1954 में चीन ने तिब्बत पर हस्तक्षेप किया था, उसी समय अगर भारत ने अमेरिका की मदद ली होती तो भारत पर 1962 में चीन जो है आक्रमण नहीं करता और ना ही गुटनिरपेक्षता की नीति की जो है खिल्ली उड़ाई जाती और भारत सोवियत संघ की ओर ही प्रवृत्त नहीं हुआ होता। उस समय अमेरिका और रूस दोनों भारत की मदद कर कृष्ण मेनन, जो राधा कृष्ण मेनन जी थे, उन्होंने जो है मित्र को भाई से ऊपर बताया था। 1954 में चीन ने तिब्बत में हस्तक्षेप किया। उस समय जब 1954 में चीन ने तिब्बत पर हस्तक्षेप किया था, उसी समय अगर भारत ने अमेरिका की मदद ली होती तो भारत पर 1962 में चीन जो है आक्रमण नहीं करता और ना ही गुटनिरपेक्षता की नीति की जो है खिल्ली उड़ाई जाती और भारत सोवियत संघ की ओर ही प्रवृत्त नहीं हुआ होता। उस समय अमेरिका और रूस दोनों भारत की मदद करते और गुटनिरपेक्षता की फिर कुछ अलग ही पहचान होती। भारत पर चीन के आक्रमण के कारण चीन के साथ की मित्रता और रक्षा का सिद्धांत हमेशा के लिए समाप्त हो गया। चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके कारण चीन के साथ मित्रता और सुरक्षा सिद्धांत से संबंधित जितने भी समझौते या जैसा भी प्रश्न था वो सारा चीज़ जो है समाप्त हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत की रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को केवल मंत्रिमंडल से ही नहीं निकाला गया बल्कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया था, क्योंकि जो कृष्ण मेनन जी थे उन्होंने ही चाइना के साथ जो है अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए जो है कहा था। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, तब गुटनिरपेक्षता पर आधारित भारत की विदेश नीति की पोल खुल गई। चीन के साथ भारत ने शांति की स्थापना के लिए मित्रता की थी और ये मित्रता तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के परामर्श पर ही की गई थी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, जो कृष्ण मेनन जी थे वो उस टाइम पे रक्षा मंत्री थे, पर चीन ने उस मित्रता की लाज नहीं रखी और भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पंडित नेहरू और कृष्ण मेनन चीन से खतरे की कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि साम्यवादी चीन से जो है उनकी गहरी दोस्ती थी। उनका ध्यान मुख्य रूप से पाकिस्तान की ओर केंद्रित था और पाकिस्तान से ही आक्रमण की जो है गुंजाइश की जा रही थी। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की हार हुई तो पाकिस्तान को भी लगा कि वो भारत को हरा सकता है और 1964 में जब नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद 1962 में पाकिस्तान ने भी क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। जो नेहरू जी थे उनकी जो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया उस युद्ध में जो है पाकिस्तान की ही हार हुई। जब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा जो है भारत से मुँह की खाई है। तो नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसकी खास विशेषता ये थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी जो प्रॉब्लम होती थी उसका जो सल्यूशन है वो विचार विमर्श वार्ता से ही करना चाहते थे। युद्ध वगैरह से वो दूर रहना चाहते थे, शक्ति के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते थे, उसके पक्ष में नहीं थे। 1947 से 48 में कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध का सहारा लिया था, तो ऐसे टाइम पे इंडिया ने जो है पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था और उस क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता बरकरार रखी थी। नेहरू की जो मानसिक प्रकृति थी वो ऐसी थी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसको बातचीत के द्वारा हल करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उपस्थित किया। ठीक है, नेहरू की विदेश नीति पूरी तरीके से जो है आदर्श पर अवलंबित थी, वो आदर्शों पर चलते थे। जो गांधी जी है उनका प्रभाव नेहरू जी की जो नीतियां हैं उनमें देखा जा सकता है। वे गांधी जी से बहुत अच्छे से प्रभावित थे, इसी वजह से जो है वे अपनी सारी नीतियों को आदर्श की तराजू पर तोल के ही रखते थे। तो आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है चीन के साथ मित्रता की संधि करके तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया और निश्चिंतता प्राप्त कर ली, जैसे कि भविष्य में उन्हें युद्ध की कोई जो है शंका ही नहीं थी। इसीलिए
कृष्ण मेनन के रक्षा मंत्री काल में 1957 में रक्षा बजट में जो है 65 करोड़ की कटौती की गई थी। उस टाइम पे संसद में जो है कांग्रेस का बहुमत था। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो ये कटौती जो है बजट में नहीं होती और देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी अच्छे से देखा जा सकता था, उसको सुदृढ़ किया जा सकता था और चीन के साथ भारत की फिर पराजय नहीं होती। नेहरू की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति आदर्श पर अवलंबित होने के कारण भारत और चीन के साथ होने के कारण पाकिस्तान और चीन के साथ बेईमानी की झाड़ में वो फंस गई। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर है आज का यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।